हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस साइंस क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप सभी जो है लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं वो सभी वीडियो को शेयर कर देंगे। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और इसके लिए अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी और इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो डेली 10 बजे से हमारे साथ जुड़िए, जिसमें साइंस का क्वेश्चन करवाते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन भी करवाते हैं। अभी हम लोग का साइंस का स्पेशल क्लास चल रहा है, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम मूलतः क्या है, 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। एंजाइम मूलतः क्या है, तो देखिए एंजाइम क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। 1 का ऑप्शन सी प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें शून्य प्रतिरोध होती है, जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। तो अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। साइंस में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, जो बिहार पुलिस का 8415 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में 8415 का शायद एग्ज़ाम हुआ था और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो इसका सही जवाब 746 वाट के बराबर हो जाएगा। 746 वाट के बराबर क्वेश्चन अगर पूछे कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है अगर उसमें अचानक, आकस्मिक का मतलब क्या हो गया अचानक, तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट किस चीज़ को दर्शाता है। जल्दी से आप सभी 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब तूफानी मौसम का हो जाएगा। 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है तो तूफानी मौसम को दर्शाता है। जब तूफान आने वाला होगा या तूफानी मौसम यानी तूफान आने वाला है तो वायुमंडलीय दाब के पाठ्यांक में अचानक गिरावट होने लगता है, तो ये जो संकेत करता है तूफानी मौसम का संकेत करता है। तो 4 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरकत्व की इकाई होता है इंडक्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं। प्रेरकत्व की इकाई होता है, तो 5 का ऑप्शन सी हेनरी होता है। प्रेरकत्व का जो इकाई होता है हेनरी होता है। 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, तो रक्त कैंसर जो है ल्यूकीमिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया, अगर आपको ल्यूकीमिया हो जाता है तो उसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। हीमोफीलिया दूसरा है और ल्यूकीमिया दूसरा है। तो ल्यूकीमिया में होता है ब्लड कैंसर। तो 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की इकाई होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि की इकाई होती है, तो ध्वनि की इकाई आप सभी जानते हैं ये आपका डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। आगे देखिए, टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया था। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था। 8 का अगर आप ऑप्शन है मोर्स सैमुअल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, मोर्स सैमुअल ने किया था। 8 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 9 नंबर का सही जवाब बताए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वही अगर यहाँ क्या क्वेश्चन था, यहाँ देखिए, वही ध्वनि की इकाई पूछे तो डेसिबल, लेकिन ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसका जो मात्रक होता है ऑडियोमीटर होता है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। साइंस का इम्पोर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, शुष्क सेल होता है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए। शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल आपका प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होता है। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो किलोवाट घंटा होती है, KWH। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है, यानी KWH बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? 13 का सही जवाब बताए। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? तो प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो ओम होता है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम होता है। आगे देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? 14 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जितने भी दोस्त हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो 14 का सही जवाब बताए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब कम घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है कम घनत्व है, यानी 14 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। अगर मानव नेत्र में को दूरदृष्टि हुआ है, अगर किसी मानव को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूरदृष्टि दोष पूछा जाए कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन घुमा देता है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा, समझे कि नहीं। अगर दूरदृष्टि दोष पूछे तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और नीचे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो होता है यह निकट दृष्टि दोष होता है। अगर दीर्घ दृष्टि दोष पूछे तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, और मायोपिया पूछे तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो देखिए, हैजा। हैजा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हैजा जो होता है ये आपका संक्रामक रोग होता है, जल के कारण फैलता है। अगर दूषित जल का अगर आप सेवन कर रहे हैं, दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका हैजा नामक बीमारी होने की संभावना रहती है। आगे देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो सही जवाब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 19 नंबर, टिबिया अस्थि डैश में होती है। टिबिया जो अस्थि पाई जाती है वो किस में होती है? तो ये पैर में होती है। टिबिया अस्थि पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। आगे देखिए, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा,
विटामिन ई की कमी। तो सबसे पहले अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन को हम लोग रतौंधी कहते हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिक्टेस किस कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो रिक्टेस रोग हो जाता है। बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से निर्मित जो रोग है जनन क्षमता में कमी। तो ऑप्शन सी 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 21 नंबर, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? आपको बताना है कि डायबिटीज कैसे होता है, डायबिटीज जो है होने का कारण क्या है, कौन सा जो अंग है हमारा काम नहीं करता है तो डायबिटीज यानी मधुमेह यानी शुगर हो जाता है। तो देखिए अगर आपका अग्नाशय काम नहीं कर रहा है तो आपका मधुमेह हो जाता है। तो 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए एस्टिगमेटिज्म में एक बीमारी है, 22 का सही जवाब बताए। एस्टिगमेटिज्म में एक प्रकार की बीमारी होती है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं तो फटाफट बताइए। तो एस्टिगमेटिज्म जो होती है आँखों की बीमारी होती है, समझे कि नहीं? एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी होती है आँखों की। अभी हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए सार्स का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, SARS का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो सार्स का बताइए कि पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सार्स। तो देखिए सार्स का जो काम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, समझे कि नहीं? सार्स एक बीमारी का नाम है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। 23 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 24 का सही जवाब बताएं कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती आप लोग देखे हैं कि नहीं? तो नाशपाती का जो गूदेदार पुष्पासन होता है उसे खाया जाता है। आगे देखिए रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। जल्दी से 26 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? जल्दी से क्वेश्चन बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? तो सही जवाब बीन्स हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स की खेती जो होती है वह सहायक होती है। चावल की भी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बीन्स की होती है। आगे देखिए कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें उसके बाद सही जवाब बताएं। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फटाफट बताएं। तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा यह आपका बीज हो जाएगा। बीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बिहार मद्य निषेध में पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब लुई पास्चर हो जाएंगे। लुई पास्चर जो थे रेबीज के टीके की खोज किया था। आगे देखिए मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। मारुति 800 में, तो मारुति 800 में जो सिलेंडरों की संख्या होती है यह आपका 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? 11,880 पद जो बिहार पुलिस का निकला था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित रहती है? तो यह आपका अपकेंद्रण पर, वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है वो अपकेंद्रण पर आधारित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए अगर ये परमाणु का नाभिक है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। तो नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है।
तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज करने वाला जो व्यक्ति था, इसका नाम था एंडरसन। एंडरसन जो था, इसका नाम था। आगे देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एल्केन का सूत्र है, देखिए एल्केन, एल्काइन, एल्काइल। तो एल्केन का सूत्र पूछा जा रहा है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सूत्र CnH2n-1 होता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। 1 नहीं होगा, प्लस में 2 होना चाहिए। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। 36 का सही जवाब बताए। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यह आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? 39 का क्वेश्चन बताइए। हेनरी बेकुरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया, तो 39 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। आज के साइंस का जो क्वेश्चन था 39 ही था। 39 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।